हेलो कैंडिडेट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एक नई श्रृंखला पर चल रहे हैं और वो नई श्रृंखला है स्पेशली यूपीपीएससी मेंस के लिए तथा यूपीएससी मेंस के लिए और बिहार पीएससी का जो आगे आने वाले मेंस हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम लोग इस श्रृंखला में मेन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो बात करेंगे उन पर बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियमों के बारे में या नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में और हाल में ही आया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 1955 के बारे में, आसाम अकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो आसाम समझौता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया था उनमें किस तरह से भारत में नागरिकता को दे जाने का प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता को हम लोगों ने किस अनुच्छेद में, पहली बात तो भाग 2 में दर्शाया है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में जितने आर्टिकल्स हैं उन पे हम लोगों ने मेंशन किया है कि कैसे कैसे लोग नागरिक होंगे, किस तरह के लोग नागरिक नहीं होंगे, जो भारत से बाहर गए हैं वो क्या होंगे, जो भारत के अंदर आए हैं वो क्या होंगे, जो भारत से बाहर गए थे फिर आए थे वो क्या होंगे, किस तरह के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। किस आर्टिकल में यह दर्शाया गया कि हम लोगों को संविधान यह पावर देता है कि नागरिकता से संबंधित आगे कानून भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन इन सब चीजों का नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट करेंगे 1955 के नागरिकता अधिनियम के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम जो सबसे पहला आया था वो कब आया था? 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। तो संविधान ने या सरकार को शक्ति दी थी कि भैया अगर आप चाहेंगे तो एक समय आएगा जब जरूरत पड़ेगी तो नागरिकता से संबंधित नियम और कानूनों को बना सकते हैं। तो 1955 में जो अधिनियम आया था इसको कई बार संशोधित किया गया। और संशोधित कब कब किया गया? 1957 में, 85 में, 86 में, 92 में, 93 में, 2003, 5, 15 और 2019। जो हाल में ही 2019 को जब किया गया था तो उसको आप सभी लोग जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें क्या किया गया था कि नागरिकता के कुछ नए प्रावधानों को बनाया गया था, कुछ नई चीजों को जोड़ा गया था, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए थे। तो ये जो बदलाव थे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया था? इसमें कई ऐसी अफवाहें भी समाज में फैलाई गई थी जो गलत थी, जैसे कि नागरिकता और एनआरसी एक ही है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को भारत में आने को मिलेगा या फिर भारत के मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की जो गलत अफवाहें थी इनके बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो 1955 में बात कब की है? 1955 की। 1955 में होता क्या है कि पहली बार सरकार क्या लाती है? नागरिकता से संबंधित अधिनियम लाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। क्या मैंने बोला? किन किन लोगों को नागरिकता भारत में मिल सकती है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ब्रांड, BRAND। कौन कौन सा है? बाई बर्थ, रजिस्ट्रेशन, बाई एसेंट, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। ये 5 दशाएं थी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक अलग अलग पॉइंट्स में, और इनका हम यहां पर जो करेंगे अध्ययन करेंगे ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1955 का अमेंडमेंट नहीं पूछा जाएगा वर्तमान में, या तो 2019 का पूछा जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आएगा, या फिर सरकार कोई नया और कोई बिल लाती है तो उसको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब 1955 में अधिनियम आया तो सरकार ने किन किन लोगों को नागरिकता देने की बात की वो सबसे पहले दर्शाया। तो नागरिकता देने में कहा गया कि 5 दशाएं हैं। उनमें से पहली दशा क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जन्म से नागरिकता, उसको भारत में नागरिकता दी जाएगी, जिसे क्या बोला जाएगा? जुस सोली। इनको क्या बोलते हैं? जुस सोली। जुस सोली का मतलब होता है जो भारत की मिट्टी में जिसने क्या किया हो, जिसने जन्म लिया हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसके लिए
उस दौरान एक कंडीशन रखी गई थी, लेकिन उसको बार बार संशोधित करके 3 दशाओं में बदल दिया गया। तो कौन कौन सी कंडीशन है हम लोग यहां पर देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 में जन्मा हो और वह व्यक्ति 30 जून 1987 के बीच में भी जन्मा हो, तो ये क्या है, 26 जनवरी से लेकर के 30 जून 1987 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो वह व्यक्ति नागरिक होगा, चाहे उसके माता या पिता नागरिक हो या ना हो। नागरिक होंगे भी तब भी चलेगा, नहीं होंगे तब भी चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा पॉइंट कहा गया, यदि कोई व्यक्ति, अब इसी संशोधन को अमेंडमेंट करके इसमें एक चीज जोड़ी गई, यदि कोई व्यक्ति 1 जुलाई से 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मा हो, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मा हो, तो भारत में उसने जन्म लिया है, तो उसके माता या पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई एक नागरिक होना चाहिए, दूसरे के बारे में यहां पर कोई बात हुई नहीं हुई। यहां पर कहा गया या तो माता या तो पिता कोई एक भारत में उस दौरान नागरिक होंगे तो उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरी कंडीशन कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर, देखो 26 जनवरी से 30 जून, 1 जुलाई से 2 दिसंबर, 3 दिसंबर से चला आ रहा है, 3 दिसंबर 2004 से यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो उसकी 2 कंडीशन यहां पर हैं। पहला, दोनों माता पिता भारत के नागरिक हों, या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा कानूनी प्रवासी हो, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे पिता भारत के नागरिक हैं, माता जी बाहर से आई हैं, तो उन्होंने जब आई हैं तो उन्होंने बताया होगा, सरकार को यह बताया होगा कानूनी रूप से कि हमने यहां पर प्रवास किया है, तब तो वो व्यक्ति जो उन दोनों से उत्पन्न हुआ है उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा। तो कंडीशन नंबर 3 क्या है, माता पिता में दोनों हो, या तो माता पिता में कोई एक हो और दूसरा क्या हो, कानूनी रूप से भारत में जन्मा हो। ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन में यह बताया गया था कि कोई भी माता या पिता में कोई हो या ना हो 26 जनवरी 1950 से 30 जून तक। दूसरी बताई गई थी 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक के लिए बताई गई थी। उसमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति यहां पर भारत में जन्मा हो तो उनमें से माता या पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। तीसरी बताई गई थी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो या तो उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, या फिर माता या पिता में कोई एक नागरिक हो, दूसरा जो होगा, माता या पिता में कोई एक भारत का नागरिक होगा, दूसरा जो होगा वो कानूनी रूप से भारत में प्रवेश किया हो या प्रवासी हो, तो उस व्यक्ति को क्या दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर बिना दस्तावेज के आएगा तो फिर वो नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो जन्म के आधार पर है, दूसरा है बाय बर्थ, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर क्या होता है, जो व्यक्ति भारत में नहीं जन्मे हैं, जो व्यक्ति भारत में नहीं जन्मे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से उनके ब्लड रिलेटिव्स, मैंने क्या बोला, ब्लड रिलेटिव्स भारत से संबंधित रहे हैं, भारत से संबंधित हों, यानी कि भारत के बाहर जन्मे हैं लेकिन उनके जो ब्लड रिलेटिव हैं वो भारत से संबंधित हों, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन दर्शाई गई है वंश के आधार पर। इसको बोलते हैं जुस सैंग्विस। इसको क्या बोलते हैं, जुस सैंग्विस बोलते हैं। जुस सैंग्विस का मतलब क्या होता है, जुस सैंग्विस का मतलब होता है, जुस सैंग्विस का मतलब होता है कि जो वंशानुगत प्राणी हों, वंश के आधार पर निर्धारित किए गए प्राणी हों, उनकी नागरिकता के बारे में यहां पर प्रावधान की बात की जाएगी। तो इसमें भी 3 कंडीशन है, जो 1955 में तो एक दर्शाई गई थी, उसके बाद क्या हुआ था और भी धीमे धीमे दर्शाई गई। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को, मैंने क्या बोला, 26 जनवरी 1950 से लेकर 9 दिसंबर 1992 के बीच में भारत में के बाहर जन्मा हो, भारत के बाहर जन्मा हो, तो जन्म के समय उसके फादर, मैंने क्या बोला, फादर पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो 26 जनवरी से लेकर के 9 दिसंबर
1992 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक की मैंने बात की है। 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक की बात की है। इसमें क्या दर्शाया गया है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो तो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ये कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन नंबर 2, जो भारत में जन्मा हो उसकी माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए या फिर भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, जो व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा हो और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो क्या होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। और जो व्यक्ति भारत की नागरिक लेना चाहता है लेकिन भारत के बाहर जन्मा है तो उसे 1 वर्ष के भीतर ही नागरिकता पंजीकरण में उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो जहां पर जिस देश में जन्मा होता है तो वहां पर एम्बेसीज होती हैं, तो उस एम्बेसी में क्या होता है, आप जाकर के वहां काउंसलर्स होते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारा ये पुत्र है, इस देश में जन्मा हुआ है, तो इसके नागरिकता के लिए आप प्रोसीडिंग करिए, आगे प्रोसेस बढ़ाइए। तो आपको मैंने बता दिया इस डेट को ये क्या हुआ है, जन्म लिया है। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन जुस सोली, दूसरी है जुस सैंग्विस। पहली है जो भारत में जन्मा हो, दूसरी है जो भारत से बाहर जन्मा हो। तो भारत से बाहर जन्मा हो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 9 दिसंबर 1992 तक। दूसरी है 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक। और रेस्ट 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अभी तक चली आ रही है। तो ये कंडीशन दूसरी हो गई। तीसरी कंडीशन बात करते हैं। तीसरी कंडीशन बहुत ही साफ है। देखो, यदि कोई जैसे भारत है, भारत में क्या होता है कि भारत में अभी तो हम लोगों की टेरिटरी फिक्स है, लेकिन अगर बाई चांस हम लोगों ने अपनी टेरिटरी को बढ़ा दिया, सपोज करो अभी पीओके हमारा नहीं है, पीओके हमने कब्जा कर लिया, मे भी मोदी जी का दिमाग खराब हुआ तो कराची ले गए, तो भैया कराची में जो लोग हैं उनको भी भारतीय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो जो कराची में जो लोग होंगे उन जिनको भारतीय माना जाएगा तो उनके लिए कुछ दशाएं होनी चाहिए। क्या दशा होनी चाहिए भाई, उनको भारतीय माना जाएगा तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी उसके बारे में बात यहां पर की जाएगी। तो यदि कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसे भारत में मिलाया जाए, क्या किया जाए, मिलाया जाए, यहां पर क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उसकी दशा को यहां पर दर्शाया गया है। और वो दशा क्या है, उस दशा के बारे में हम पढ़ते हैं और वो दशा है सामने आप देखिए, यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। उसके लिए जब भी कोई क्षेत्र भारत में क्या होता है, जोड़ा जाता है, भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत का हिस्सा जब उसे बना दिया जाएगा, भारत का हिस्सा बनाने के बाद सरकार के पास यह अधिकार है कि सरकार उस पर कानून बनाएगी एक, कि उन क्षेत्र के लोगों को भारतीय कैसे बनाया जाएगा या नागरिकता कैसे दी जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक थोड़ी सी क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया। इसके लिए पर्टिकुलर लॉ बनाया जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लॉ बनाया जाएगा और लॉ के माध्यम से उसको पूरा किया जाएगा। इसको समझ में आ गया। ये प्रक्रिया जो है ये हमारे भारत देश में कब आई थी या फिर कब एप्लीकेबल हुई, तो जैसे कि आप जानते हैं 1961 की बात है। कब की, 1961 में गोवा क्या है, गोवा को आजाद कराया गया पुर्तगाल से और वहां के लोगों को उस क्षेत्र को भारत में मिलाया गया। तो उस क्षेत्र को जब भारत में मिलाया गया तो वहां के लोगों को नागरिकता कैसे मिली, इसी के माध्यम से मिली। यानी कि उन लोगों को जो नागरिकता दी गई उसमें कहा गया कि भाई साहब आपके लिए कानून बनाया जा रहा है, आप लोग अब भारतीय हो गए हैं और आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये हुआ। तो पहला जो भारत में जन्मा, दूसरा जो भारत से बाहर जन्मा, तीसरा अगर किसी टेरिटरी को क्या किया गया, हमारे भारत में रजिस्टर किया गया या फिर ऐड किया गया या शामिल किया गया, तो तीसरी कंडीशन में उस दशा में वहां के लोगों के लिए क्या दशा बनाई जाएगी नागरिकता की, वो सरकार दर्शाएगी। चौथी कंडीशन यहां पर दर्शाते हैं। चौथी कंडीशन यह है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण का माध्यम मतलब क्या होता है,
बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हमको करवाना होता है। तो जो ना तो जुस शोली हो और ना ही जुस सैंग्विस हो, मैंने क्या बोला, जो ना तो जुस शोली हो और ना ही जुस सैंग्विस हो। मैंने फिर से बता रखा है आपको, ना तो जुस शोली हो और ना ही जुस सैंग्विस हो, यानी कि जो ना तो जुस शोली हो और ना ही जुस सोली हो, उसके लिए क्या किया जाएगा, जो ना तो यहां पर जन्म लिया हो ना ही वो भारत के बाहर जन्म लिया हो और उसके माता पिता भारत के हों, तो उनकी दशा के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से। पहला, वह भारतीय मूल का व्यक्ति 1947 के पहले भारत जो अविभाजित रहा था, अगर उस दौरान वो भारत का था और वह भारत के बाहर रहता हो, मैंने क्या बताया, 1947 को भारत आजाद हुआ, उस दौरान वो जैसे कहीं दूसरे देश में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, उस व्यक्ति के लिए क्या करना होगा, उस व्यक्ति को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। पहली कंडीशन हो गई। भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहा हो, जो भारत में ही रह रहा हो, उसको दूसरी कंडीशन होगी। भारतीय नागरिक से शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भारतीय से शादी की जाएगी और वो भारत में कितने सालों तक रह रही हो, 7 सालों तक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय होते हैं, बाहर से शादी कर लेते हैं, तो अगर वो कपल भारत में रह बसना चाहते हैं तो उनके लिए कंडीशन है, पति या पत्नी वो कम से कम 7 साल भारत में रहे, तब जाकर के उनको नागरिकता दी जाएगी। और उनके बच्चों के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। तो यहां जो भारतीय वर्ड आया है, भारतीय मूल आया है, यहां भारतीय मूल आया, भारतीय मूल, तो भारतीय मूल का मतलब होता है व्यक्ति, उनके माता पिता जो अविभाजित भारत के नागरिक रहे हों 1945 के पहले, 1947 के 15 अगस्त 1947 के पहले यहां पर क्या रहे हों, नागरिक रहे हों, उनके बारे में यहां बात होती है। तो ये आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करा करके नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता फिर से मैं बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो आजादी के दौरान बाहर हों उनको नागरिकता चाहिए हो, तो या तो 1947 के पहले यहां पर लिखे होंगे, अपना नाम दर्ज करवाए होंगे तो उनको मिलेगी, या तो फिर 7 साल यहां पर रहे आकर के, यदि किसी ने शादी की है तो 7 साल यहां पर रहे आकर के उसको नागरिकता मिल जाएगी, और उनके 18 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को भी नागरिकता भारत में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आपका क्या होता है, नेचुरलाइजेशन होता है। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन जो होता है वह होता है आपके लिए अगर भारत में रोजगार के अवसर हैं, ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप भारत में रहना चाहते हैं, ना तो रजिस्ट्रेशन से हुआ हो, ना ही जुस सोली से हुआ हो, ना ही जुस सैंग्विच से हुआ हो, ना ही एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी से हुआ हो, तो भारत में, इंडिया में आकर के आप क्या होना चाहते हैं, बसना चाहते हैं और इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन दर्शाई गई थी। पहली बात तो वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, गैर कानूनी प्रवासी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो वो अपनी देश की नागरिकता को क्या कर दे, छोड़ दे, वो 2 नागरिकता नहीं रहेगी। उसके बाद कंडीशन क्या होंगी, कंडीशन नंबर आप ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन नंबर जो बताई गई है वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, और वो क्या है, कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 1 में क्या बताया गया है, कहा गया है कि उस व्यक्ति को पहले 14 साल, कितने मैंने बताया, 14 साल भारत में पहले रहना होगा। कितने रहने होंगे, 14 साल रहना होगा, और इन 14 सालों में से कम से कम 11 साल तो भारत में रहना ही होगा। तो सपोज करो आज क्या है, 2025 है, तो एक कोई व्यक्ति आया होगा 2000, कब, 2004 आया होगा 12 में, या 11 या 12 में आया होगा, तो 2011 में मान लेते हैं, 2011 में आया होगा, तो 14 साल यानी 2025 हो गया कि नहीं हो गया, 2025 हो गया कि नहीं हो गया। इस 14 सालों के बीच में कम से कम उसको 11 साल भारत में रहना ही होगा। तो जब आपके 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंडीशन नंबर 2, 14 इयर्स जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपना क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि भैया अब हमको भारतीय नागरिकता चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे
तो अगले 1 साल ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट 1 ईयर आपको यहां पर रहना कंपलसरी है, कंपलसरी आपको यहां पर रहना ही होगा, किसी भी हाल में हो लगातार 1 साल रहना होगा। तो पहला तो क्या हुआ, 14 सालों में से मैंने क्या बोला, 14 सालों में से 11 साल आपको रहना होगा, प्लस 1 साल जो नेक्स्ट होगा रजिस्ट्रेशन का उसका रहना होगा। तो टोटल हुए 15 साल। 15 सालों में से आपको 12 साल, कितने, 12 साल भारत में रहना होगा, तब जाकर के आपको नागरिकता मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सपोज करो 14 साल पहले आप भारत में आ गए थे, बता दिया हम भारत में आ गए हैं, हमको नागरिकता चाहिए, तो 14 में से 11 साल रहो, बाई चांस 3 साल आप बाहर जा भी रहे हो, आ भी रहे हो, वो चला गया। उसके साथ साथ जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो अगले 1 साल तो कंटिन्यू आपको भारत में रहना है, बिल्कुल यहां से हिलना नहीं है, तब जाकर के आपको बाई नेशनलाइजेशन आपको क्या होगा, नागरिकता मिल जाएगी। तो टोटल हुए 15 साल। 15 साल में से पहले कितने हो गए, फिर एक जोड़ दो, टोटल हो गए आपके 12 साल। तो आप देखा कि 12 साल जब आप रहोगे तब आपको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी। तथा हमारे भारत में दर्शाई गई जितनी भी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, उनमें से कोई एक भाषा कम से कम आपको आनी चाहिए, यहां पर रहना चाहिए। कि अब ये नहीं कि भैया आप रसिया से चले आए हो, कहोगे सर मैं रसियन बोलूंगा, और रसियन बोलने के बावजूद भी नेशनलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई ना कोई एक भाषा तो आनी चाहिए ही, जब आएगी तभी आपको नागरिकता मिलेगी, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस देश में, जिस देश से आप आए हो, उस देश में भी इंडियन को जो इंडिया से गए हैं उनको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से वहां की नागरिकता दी जा रही हो। नेक्स्ट कंडीशन, उस देश के साथ भारत के संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए दर्शाया जाता है कि वहां पर हमारी एक एम्बेसी होनी चाहिए, दूतावास होना चाहिए। आप समझ में आया? तो ये कंडीशन है। तो टोटल क्या है, 5 कंडीशन है, 5वें कंडीशन में आपको ये होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी है नेशनलाइजेशन में कि भैया अच्छा चरित्र हो, भारत के लोगों के बारे में सोचता हो, और अपनी वो नागरिकता छोड़ देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करता है, कानूनों को मानता है। अगर कानूनों को नहीं माना जाएगा तब भी उसको भगा दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 दशाओं से आपको क्या होती है, नागरिकता दी जाएगी। अब इसी में बताया ये भी गया था कि आपको आपसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो उसके लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, 3 दशाएं दर्शाई गई हैं कि अगर आप ऐसी 3 दशाओं के अंतर्गत पाए जाते हो तो आपसे नागरिकता को क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। यदि कोई नागरिक है तो ये दशाएं उनके लिए हैं जो पहले से ही क्या है, भारत का सिटीजन है। तो उस सिटीजन के साथ क्या किया जाएगा, पहला है त्याग, दूसरा है समाप्ति, तीसरा है निष्कासन। तो त्याग का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता हो, समझ में आ गया, यदि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिकता क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो हम जैसे कि एक्स बंदा है वो जाता है कहां, कनाडा जाता है, और कनाडा की नागरिकता ले लेता है, तो इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है, यहां पर बताया गया है छोड़ना चाहते हो, आप भारत की नागरिकता देना चाहते हो कि हम अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो वो त्याग में आएगा। समाप्ति क्या होगी, समाप्ति का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, भारत के लोग कहीं दूसरी जगह अपनी इच्छा, इसी को बढ़ा दिया गया है, अपनी इच्छा से दूसरी किसी देश की सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपकी पुरानी वाली इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर दिया जाएगा, अपने आप खत्म कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो पहली बात में आप अपनी इच्छा दर्शाते हो, दूसरी जब आप अडॉप्ट कर लेते हो, दूसरा हो गया। तीसरा निष्कासन। अब देखो ये क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति यहां पर है,
लेकिन वो क्या कर रहा है, भारत के साथ कुछ गलत कर रहा है, भारत की इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ क्या कर रहा है, समझौते कर रहा है, रिलेशन मेंटेन कर रहा है, उस दशा में क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण या स्वाभिमानीकरण से, दो दशाएं, रजिस्ट्रेशन से, नेशनलाइजेशन से आपको नागरिकता मिली हो, और उसके बाद अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो, संविधान के प्रति बेवफाई कर रहे हो, तो क्या होगा, आपकी नागरिकता को निष्कासित, रद्द कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में झूठे दस्तावेज से नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों के साथ ये होता है। समझ में आ गया? तो 3 कंडीशन है। पहली है त्याग, अब आप नागरिकता छोड़ना चाहते हो भारत की, तब समाप्ति, किसी देश की नागरिकता गेट कर लेते हो तब, तीसरा निष्कासन, यदि आपने भारत में कुछ गंदगी फैलाई, आपने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं दर्शाई, और आपने पंजीकरण या स्वाभिमानीकरण के माध्यम से नागरिकता लेते समय कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिए, तो आप क्या करे जाओगे, आप कहे जाओगे कि भाई साहब यहां से चुपचाप क्या हो जाओ, निष्कासित हो जाओ। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो हुआ था वो है नागरिकता से संबंधित। तो सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके पीछे की कुछ कहानी है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड क्या है पहले सुनो। बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, बैकग्राउंड की शुरुआत होती है 1947 में। कब होती है? 1947 में। भैया ब्रिटिशर्स ने तो हमको वैसे भी मरने कटने के लिए छोड़ दिया था। कहा कि भैया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भैया आप लोग आजाद हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन उसके पहले हो गया। अब आप लोगों का अलग अलग देश हो गया है। तो ये जो देश बना है, दूसरा देश बना है, वो रिलीजन की बेसिस पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रिलीजन के बेसिस पर बनाया गया है। तो यहां भी कुछ माइनॉरिटी होंगे और यहां भी कुछ माइनॉरिटीज होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। तो इन दोनों के अल्पसंख्यकों को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, उसको बोलते हैं नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। अब नेहरू लियाकत एग्रीमेंट क्या है? एक नूर एग्रीमेंट हुआ था, नूर एग्रीमेंट हुआ था वो बेरूबारी वाला। लियाकत एग्रीमेंट क्या है? लियाकत एग्रीमेंट में कहा गया कि हम दोनों एक दूसरे की माइनॉरिटीज को, क्या, किसको, अल्पसंख्यकों को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के साथ उनको प्रिजर्व करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनको राइट्स देंगे। भैया ये सब तो भारत में होता रहा, इंडिया में होता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं की। और बाद में कहते हैं कि फिर हमको हर एक चीज की वैल्यू करनी आती है। भारत नियम कानूनों को तोड़ता है जब पाकिस्तान, जब भारत सिंधु नदी का या फिर अन्य नदियों का पानी क्या कर देता है, झेलम नदी का पानी बंद कर देता है, तब वहां रोना गाना शुरू होता है। तो पहले देखो, आप यहां से देख सकते हो, इतिहास में भी ये चीजें दर्शाई गई किस तरह से पाकिस्तान ने नियम कानूनों को तोड़ा है। और ये नियम कानूनों को तोड़ने के साथ साथ क्या हुआ, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। जबरन उनको धर्म परिवर्तित कराया जाता था, मारा जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता था, कुछ न्यूज़पेपर्स में, इवन वहां की ही न्यूज़पेपर्स में कभी कभी कुछ आर्टिकल्स आते थे, न्यूज आती थी कि भैया यहाँ के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज कंटिन्यू टू फेस वायलेंट अटैक इन पाकिस्तान। ये वॉचडॉग में ये देखो, इस्लामाबाद में की बात है, ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, ये 16 अप्रैल 2018 की बात है यहाँ पर। तो यहां पर बताया गया है कि माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर क्या लिखा है, हिंदूज आर अनटचेबल। वहां पर हिंदूज जो माइनॉरिटीज है उनको कहा जाता था ये अनटचेबल है, इनको हम छू नहीं सकते। मतलब राइट्स को तो बात ही छोड़ो, इनके साथ अत्याचार इस तरह से किया जा रहा है कि उनको छुआछूत के तहत लाया जा रहा है, उनको छुआ नहीं जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर बताया गया है, माइनॉरिटीज इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान नरेट्स स्टोरीज ऑफ मिसरीज। तो यहां पर दर्शाया गया है, ये भी आपकी दिसंबर 2019, 22 दिसंबर 2019 के बारे में बात की गई है। तो ये सारी की सारी चीजें
आप पाकिस्तान की न्यूज में भी दर्शाई जा रही थी, लगातार दर्शाई गई कि ऐसा ऐसा यहां पर होता था। इसके तहत सरकार ने कहा कि भाई साहब अब हमको कुछ करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, यहां पर माइनॉरिटीज कितनी है, तो कहा गया 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। क्या बताया गया? 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। और जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उन 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन है, सिख हैं, फारसी हैं और ईसाई हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख है, पारसी हैं और ईसाई धर्म के लोग हैं। ये वहां पर क्या है? वहां पर माइनॉरिटी है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, केवल मैं क्या बोल रहा हूं, इनको केवल प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। बाकी कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था उसमें। और कुछ नहीं कहा गया कि भैया कहां पर मुस्लिमों को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। सारा बाकी सारी जो अफवाहें हैं वो झूठ है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया वो हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए ये लोग हैं। अब इन लोगों के बारे में दशा दर्शाई गई कि कहा गया कि भैया ये 6 धर्म, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये वहां पर क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों के जो माइनॉरिटीज हैं ये अगर ये माइनॉरिटी भारत में आए हैं, और वो भारत में कब आए? 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं। मैंने क्या बोला? 31 दिसंबर 2014 के पहले आए। तो इनके लिए कानून बनेगा, ये खास कानून बनेगा। ये कानून क्या बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब इनके लिए कानून क्या बनेगा? इनके लिए कानून की जो दशा होगी वो नेचुरलाइजेशन में क्या होता था? 14 में से 11 साल भारत में रहो, फिर रजिस्ट्रेशन करवाओ, 1 साल भारत में रहो, तब जाकर के आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन इनके लिए रिलैक्सेशन रहा। इन्होंने कहा कि इस सीए में 14 में से 11 साल की जगह आपको क्या करना है? केवल 5 साल रहना है। यानी कि अगर आप देखते हैं पहले क्या था? 14 ईयर्स में से आपको 11 ईयर्स भारत में रहना था नेशनलाइजेशन से। लेकिन अभी क्या है? 14 ईयर्स में से कितने आपको? केवल 5 ईयर्स, 5 साल भी भारत में हो, कभी भी 14 साल पहले आए हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, 5 साल भारत में रहे हो, प्लस इसमें क्या था? प्लस 1 साल आपको और रहना पड़ेगा कंटिन्यू जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो यहां बताया गया जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो अगले 1 साल, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू भारत में रह रहे हो, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। तो टोटल कितना हुआ देखो भैया, 14 में से कितने? 5 साल, प्लस अगले 1 सालों में से 1 साल। तो अगर देखते हैं ये मैथमेटिक्स उस तरह से मत समझना। तो टोटल कितने हुए? 6 ईयर्स हुए, कितने में से? 15 ईयर्स में। ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, उनको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में जो छूट मिलती थी, जो प्रक्रिया होती थी, उसमें छूट दी गई। उनमें कहा गया कि 14 में से 11 की जगह केवल 5 साल भारत में रहोगे, तब भी आपको भारतीय नागरिक बना दिया जाएगा। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस ये अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए। और इनके लिए टाइम लिमिट क्या होगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले आए होंगे। कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोग हैं। टाइम पीरियड ये है, अवैध प्रवासियों को मिलेगी नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उद्देश्य केवल यही है कि माइनॉरिटीज को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, भारत में उनको लाना है, बस। इसके अलावा कोई भी इसमें प्रोविजन नहीं था। ऐसा कहीं नहीं था कि आप लोगों को
मुस्लिमों को बाहर रखा जाएगा या मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर हिंदुओं को ही केवल प्रमोट करना होता तो भाई साहब नेपाल में भी हिंदू हैं, कुछ भूटान में भी हिंदू हैं, श्रीलंका में भी हिंदू हैं। तमिलियन हिंदू, श्रीलंकन तमिलियन का आप जानते होंगे, वहां पर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हुए हैं तो वहां पर श्रीलंकन तमिलियंस रहते हैं जो नदर्न पार्ट में रहते हैं, तो वो तमिलनाडु के ही लोग हैं, तो वो भी तो हिंदू हैं, तो उनको भी तो लाने का प्रावधान बनाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल के हिंदुओं की बात नहीं, केवल 3 धर्म 3 देश के वे लोग जिनके साथ रिलीजियस यानी धार्मिकता के आधार पर उनके साथ उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ये कंडीशन है। तो आप इसके लिए अगर आप इसको लिख सकते हो कि क्या ये मुस्लिमों के अगेंस्ट बनाया गया था, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अन्य देशों में जो हिंदू हैं उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात नहीं की गई। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया कि मुस्लिमों को भारत से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह दर्शाया जाता है, आप एनआरसी की बात करते हैं तो एक दिन मैं आपको एनआरसी के बारे में, ओसीआई, ये सब चीजों के बारे में एक साथ एक पूरा वीडियो बनाऊंगा आपको, पीआईओ, इन सब चीजों का एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से लोग एनआरसी के तहत बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, एनआरसी क्या है, किस तरह का रजिस्टर है, किन के लिए है, भारत के बाहर के लोगों के लिए है कि भारतीय लोगों के लिए है, कैसे एप्लीकेबल होगा, वो सारा एक वीडियो बना दिया जाएगा, वो भी मेंस के लिए रिलेवेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई बाहर जाएगा, ना ही कोई बिना वजह उसको प्रताड़ित किया जाएगा। खैर चलिए, ये सारी चीजें तो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी हाल में ही एक जजमेंट आया था, वो जजमेंट कौन सा आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जजमेंट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्शन 6A, क्या बोला गया है, 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज अ वैलिड लॉ। क्या बोला गया, वैलिड लॉ बोला गया है। ये क्या है, ध्यान से सुनो। अब ये कहानी शुरू होती है बड़ी पहले की। कब की शुरू होती है, बड़ी पहले। और बड़ी पहले कब होती है, बड़ी पहले की बात जब है, जब भारत ने बांग्लादेश का जन्म करवाया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान को नष्ट करके एक नया देश बनवाया था, भारत की सहायता से वो बना था, वो है बांग्लादेश। तो उस दौरान ढेर सारे लोग क्या थे, युद्ध के दौरान ढेर सारे लोग भारत में आकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान 70 से 80 लाख लोग भारत में आकर बसे थे, स्पेशली आसाम रीजन में, पश्चिम बंगाल के रीजन में और ढेर सारे अन्य रीजन में। तो वे लोग बस तो गए थे, लेकिन धीमे धीमे कुछ जगह क्या हुए, वो सेटल भी हो गए। अब वो गए नहीं, बहुत से लोग चले गए जब नया बांग्लादेश बना, लेकिन कुछ में उनमें से थे कि वो वहीं पर सेटल रहे, जिनको हम बार बार बोलते हैं, न्यूज में आता है बांग्लादेशी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान। तो ये इनलीगली भारत में आए और वहां पर सेटल हो गए। कुछ जब गए भी तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था, करप्शन फिर भी था, तो वो फिर से वापस चले आए, कहे भैया भारत में ही रहो, वो ज्यादा अच्छा ठिकाना है, वहां पर आपको कमाने के लिए नहीं है, यहाँ पर कमाने के लिए सोर्सेस हैं, इनकम के सोर्सेस, खाने के हैं, सरकारी सुविधाएं, ये सारी की सारी मिल रही। तो यहाँ पर सेटल होने शुरू हो गए, और वो सेटल जो होने लगे वो आसाम के रीजन में सेटल होने लगे। तो भैया आसाम के रीजन में जब सेटल होने लगे तो हमारे पास आर्टिकल 29 है कि हम अपने, आसामीज ने कहा कि हमारे पास क्या है कि आर्टिकल 29, हम अपने धर्म को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्पेशली माइनॉरिटीज। तो ये लोग वहां पर जब सेटल होने लगे तो उनकी भाषा में भी, उनके कल्चर में थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा। तो इससे क्या होने लगा, आपस में विद्रोह शुरू होने लगा। उस विद्रोह को लेकर के ही कुछ विवाद हुए, और विवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया। क्या क्या विवाद था उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 6A पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया, और वो कब था, 17 अक्टूबर 2024 को था। इसमें से ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंच थी। कौन सी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल। और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की जो बेंच थी उन्होंने फैसला सुनाया। और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंच में टोटल कितने लोग थे, टोटल 5 लोग थे। और ये फैसला जो आया 4:1 के रूप में आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 4:1 के रूप में आया। तो यहां पर लिखा है 17 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। तो उस दौरान क्या थे, DY चंद्रचूड़ ने 4A के बहुमत से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया। और पीठ में अन्य कौन से लोग थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, MM सुंदरेश थे, JB पर्दीवाला थे, और मनोज मिश्रा एक जस्टिस थे। इनमें से JB पर्दीवाला थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट डाला। तो 4:1 देख रहे हो ना, तो 4 वो और 1 ये। इन्होंने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बाकी ने कहा था कि भैया
कॉन्स्टिट्यूशनल। इवन सूर्यकांत का एक जजमेंट था, जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जस्टिस सूर्यकांत, लिव एंड लेट्स लिव। उन्होंने कहा था कि भैया जियो और जीने दो, जो दशाएं हैं उनके साथ साथ आप दूसरों को भी थोड़ा मद्देनजर रखो। तो वो दशाएं क्या थी, उन पर अब हम लोग बात करते हैं। बात शुरू होती है कहां से, बात शुरू होती है ये दशा कहां से। तो देखो इसमें क्या हुआ था, एक जो संविधान संशोधन संविधान जो अधिनियम लाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955, उस अधिनियम में एक धारा को 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में। वो कौन सी थी? 6A। उसको जो धारा जोड़ा गया 1985, ये आसाम समझौते से संबंधित थी। आसाम समझौते AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और राजीव गांधी जी के बीच में एक आसाम समझौता हुआ था। और वो आसाम समझौता जो था वो दर्शाता क्या है, कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 1966 से पहले, देखो 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में आया है, आसाम में आया है, बसा है, तो उसे क्या माना जाएगा? भारतीय माना जाएगा। यदि व्यक्ति 1966 से 1971, 1 जनवरी 1966 से एग्रीमेंट हुआ था 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 के बीच में आया है, तो वो नागरिकता बन सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन 10 साल तक वोट नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? 10 साल तक वोटिंग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट कहा गया था 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग भारत में आए हैं उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा, और वो क्या होंगे? वो बाहर होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये जो पॉइंट नंबर 2 था, इसको यहां पर चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज क्या किया गया? कहा गया कि भैया भारत में ऐसे लोग तो ढेर सारे आ जाएंगे, और इस तरह के लोगों को अगर भारत में रखा जाएगा तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं से आ जाएगी। समझ में आ गया? तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब 1966 से 71 के बीच में जो लोग आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, वो क्या थे? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए लोग थे, और ये लोग भारत में जो आए हैं इनको नागरिकता मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और इससे संस्कृति पर प्रभाव, तो कहा कि भैया संस्कृति को कोई इस तरह का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, संस्कृति कोई नुकसान नहीं होगा। एक जो जज थे उन्होंने कहा था कि ये गलत है, बाकी सब कहते क्या है? बिल्कुल सही है। ये जो जजमेंट है ये पक्ष में है उन लोगों के जो 1966 से 1971 के बीच में भारत में आए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनकी नागरिकता को किसी भी तरह से भंग नहीं किया जाएगा। डन? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नागरिकता का जो प्रोविजन था उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है कहा गया, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। विरोध करने के बाद आगे कुछ लोगों ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है सही लिया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानना ही पड़ेगा। आप प्यार से मानो तब भी ठीक है, नहीं मानोगे तब भी ठीक है। तो भैया ध्यान से कुछ चीजों को फिर से देख लेते हैं। 1955 में एक आया नागरिकता अधिनियम, जिसमें 5 तरीके से नागरिकता देने की बात की गई, 3 तरीके से नागरिकता छीनने की बात की गई। 2000 उसको कई बार अमेंडमेंट किया गया। 2019 में एक आया अधिनियम, उस पर बात की गई कि नेशनलाइजेशन के माध्यम से आपको जो 31 दिसंबर 2014 के पहले लोग आए हैं उनको 14 में से केवल 5 साल रहेंगे और 1 साल और कंटिन्यू रहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, उनको 6 साल में ही नागरिकता दे दी जाएगी। ये क्लियर हो गया। कौन कौन से लोग हैं? 6 धर्म के लोग हैं। कहां कहां से आए हैं? 3 देशों से आए हैं। ये अब इसी में एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही जजमेंट लिया था, जजमेंट दिया। उसमें कहा गया कि भैया जो सेक्शन 6A है जिसे 1985 में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था, जो असम समझौते से संबंधित है वो संवैधानिक है। और वो क्या है? सेक्शन 6A को बताया गया कि भैया जो लोग क्या हैं 1966, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में भारत में आए हैं, बांग्लादेश से भारत में आए हैं, स्पेशली असम में आकर बसे हैं, वो सही हैं, वो उनको नागरिकता दी जाएगी। समझ में आ गया? पहले वालों को 1966, 1 जनवरी 1966 के पहले जो आए थे उनको तो नागरिकता दे ही जाएगी, लेकिन
1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। संवैधानिक पीठ ने इस पर अभी हाल में निर्णय लिया। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी इस तरह से बनते हैं कि पॉलिटी का मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि सेक्शन 6A जो 1985 में नागरिकता अधिनियम में 1955 के नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था, उससे आप क्या समझते हैं, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए। इससे आर्टिकल 29 जो उनका फंडामेंटल राइट है किस तरह से वायलेट हो रहा था, एब्रिज हो रहा था, उसके बारे में बात करिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक बताया कि नहीं बताया? क्या सेक्शन 6A के माध्यम से 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 में लोग जो आए थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये बताइए। इस पर आपको आंसर लिखते समय ये भी बताना है कि भैया ये संवैधानिक पोस्ट थी, संवैधानिक बेंच थी, उस पे हेडेड बाय कौन, हेड कौन कर रहा था उस दौरान, उस जो तत्कालिक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो कर रहे थे, चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। इस पे 4 जजों ने एक तरफ फैसला दिया था, उन्होंने पक्ष में दिया था, और एक ने विपक्ष में दिया था। जस्टिस कांत ने कहा था कि भैया जियो और जीनो दो। पर्दीवाला ने कहा था ये गलत फैसला है, हम इसके खिलाफ हैं। हालांकि 4:1 हो गया तो अपने आप इसको पास कर दिया गया। तो ये आज का था। इस तरह के करंट अफेयर ऐसे पढ़े जाते हैं। तो भैया करंट अफेयर तो हम ऐसे पढ़ा देते, लेकिन इसको लिंक अप से करना था जो 1955 में संविधान संशोधन हुआ था और उस पे नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, वहां से। तो इस तरह से लिंक करके पढ़ा जाता है। तो भाइयों इतना आपको पता होना चाहिए, तब आप लिख पाओगे, कर पाओगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर आप आंसर राइटिंग करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क करिए। आपकी जो समस्या है जितना हो सकता है हम लोगों की तरफ से उसका समाधान भी किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।